आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले भी हम एक टर्म देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या अंतर है, मतलब क्या रिलेशन है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी क्या होता भी, इन दोनों के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो v बराबर ओमेगा आर, तो जहाँ v जो है v ये रेखीय वेग, v क्या ये रेखीय वेग, और रेखीय वेग को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और ये ओमेगा जो है ये ओमेगा ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग को कई बार हम लोग कोणीय आवृत्ति भी कह लेते हैं। ये कोणीय वेग या कोण एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये आर जो है ये आर त्रिज्या है, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक। तो v बराबर ओमेगा आर, इसके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो कैसे करेंगे। v रेखीय वेग क्या होता, प्रति एकांक समय में जो रेखीय विस्थापन होता उसको हम लोग रेखीय वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय में जो रेखीय विस्थापन होता। ये कोणीय वेग क्या होता, तो इकाई समय में केंद्र पर अंतरित कोण, जैसे मान लो कोई घड़ी का सुई है, सुई जो है यूनिट टाइम में केंद्र पर कितना एंगल बनाएगा, यूनिट टाइम में केंद्र पर कितना एंगल बनाएगा। तो ये एंगल मान लेते थीटा, तो बोलते एंगल सबटेंडेड बाय द नीडल इन यूनिट टाइम एट सेंटर। तो ये क्या है कि सुई के द्वारा एकांक समय में केंद्र पर बनाया गया कोण या केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता, कोणीय वेग कहलाता। और ओमेगा इक्वल टू हम लोग ये थीटा अपॉन टी लिख सकते हैं, ये कोणीय वेग है। अब है कि इन दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए साइड डायग्राम बनाते हैं और लिखते हैं कि माना कि किसी वृत्ताकार पथ का जो केंद्र है वो O है, वृत्ताकार पथ का केंद्र क्या है, वृत्ताकार पथ का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है R, और इन दोनों के ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B है और ये त्रिज्या R है। यहाँ का जो केंद्र पे बनाया गया कोण है ये क्या है थीटा है, और A से B तक का जो ये टाइम है, A से B तक जाने में जो लगा टाइम है ये डेल्टा T है या मान लो T। तो हो सकता है A से B तक जाने में जो T टाइम लगा हो ये T1 टाइम से T2 टाइम तक गया हो, तो ये डेल्टा T हम लिख सकते हैं। जैसे मान ले A पॉइंट पे जिस समय ऑब्जेक्ट था वो T1 टाइम रहा होगा, और B पॉइंट पे जिस समय ऑब्जेक्ट आ गया तो उस समय T2 टाइम रहा होगा। तो T1 माइनस T2, यहाँ का टाइम T1 यहाँ का टाइम T2, तो डेल T इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये थीटा। अगर मान लो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ मान लें, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर θ1 कर दे और यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ2 कर दे, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। रेफरेंस पॉइंट से ये जो एंगल बनाया θ1 और ये जो बनाया θ2, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा डेल थीटा। तो इसको θ2 माइनस θ1 कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो चूँकि थीटा इक्वल टू क्या होता है L बटे R, ये थीटा क्या केंद्र पर अंतरित कोण, और ये L क्या चाप की लंबाई, क्या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो इसको डेल्टा है, तो डेल थीटा इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा L बटे R लिख सकते हैं। हम दोनों ओर टाइम से विभाजित कर देते हैं, दोनों ओर देखेंगे थीटा इक्वल टू L बटे R, यानी केंद्र पर अंतरित कोण चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होता है। तो उसी को डिफरेंशियल, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये डेल्टा थीटा था, तो डेल्टा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये टाइम लगा वो डेल्टा T। अच्छा, यहाँ से यहाँ A से B तक की जो लंबाई होगा इसको डेल्टा L कर सकते हैं। दोनों ओर डेल्टा T यानी A से B तक जाने में जो समय लगा हो उससे हम डिवाइड कर देते, तो डेल्टा T से विभाजित करने पर
तो दोनों डेल्टा टी से विभाजित करने पर तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी और ये 1/r, यहाँ डेल्टा एल बटे डेल्टा टी। तो देखो ये ओमेगा क्या कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। हालांकि देखेंगे कि इसको हम डायरेक्ट ओमेगा नहीं लिख करके इसमें लिमिटिंग टाइम हम लेते हैं। लिमिटिंग टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है ए से बी तक का जो इंटरवल है ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम मानते हैं कि जब ए पॉइंट बी पॉइंट के काफ़ी करीब हो तो क्या होगा। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट बोथ साइड। अच्छा, लिमिट हम क्यों ले रहे हैं? जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा था तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक का डिस्टेंस ज़्यादा कम हो सकता समय के कम ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन ये समय अंतराल डेल्टा टी अगर काफ़ी कम हो तो ए पॉइंट बी पॉइंट के काफ़ी करीब रहा होगा। ए पॉइंट जैसे पॉइंट के काफ़ी करीब होगा तो वो समय अंतराल कम होगा, तो लिमिट लेंगे। तो लिमिट डेल्टा टी, तब वहाँ अप्रॉक्स कैलकुलेशन होता, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी और यहाँ 1/r बाहर निकल जाएगा चूँकि r रेडियस जो है वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एल बटे डेल्टा टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये डी एल अपॉन डी टी। तो देखो डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा को डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या हो गया ओमेगा, और ये 1/r डी एल बटे डी टी। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी। तो ये भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा ये ओमेगा आर, ये एक रिलेशन है। भी बराबर क्या आ गया ओमेगा आर। भी क्या रेखीय वेग, ओमेगा क्या तो कोणीय वेग, आर क्या त्रिज्या। तो चलिए ये मोटा मोटी रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हमने बता दिया। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा? तो कई बार A इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्शन A इक्वल टू v²/r ये प्रूफ करने दे दिया जाता है। 11th के एग्ज़ाम में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो हम देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अभिकेंद्र त्वरण के लिए, अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। अभिकेंद्र त्वरण के लिए क्या प्राप्त करें? व्यंजक प्राप्त करें। Derive an expression for centripetal expression. Derive an acceleration for centripetal acceleration। अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये AC, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ये v²/r होता। इसी चूँकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो v के बदले अगर ओमेगा आर अगर आप रख देते हैं तो ओमेगा आर का स्क्वायर/r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण या तो v²/r लिख सकते हो आप। ये है अभिकेंद्र त्वरण। क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण इक्वल टू ये v²/r यानी तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये ओमेगा क्या है? तो कोणीय वेग। इस तरीके का डेरिवेशन आपको प्राप्त करना। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम पुनः एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं
और इसके केंद्र को हम O मानते हैं कि एक A पॉइंट है और A पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट खिसकते B पॉइंट तक आया है। तो चलते चलते यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे बेंड करता है तो हमेशा वेलोसिटी A पॉइंट पर तो VA, और यहाँ जो होगा ये VB। तो वेलोसिटी एट पॉइंट A और ये वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल है ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है अगर एक्सेलरेशन रहा हो। तो माना कि केंद्र O, माना कि वृत्ताकार पथ की केंद्र, वृत्ताकार पथ का केंद्र O, त्रिज्या R है और A बिंदु पर वेग VA, A बिंदु पर स्पर्श रेखीय वेग VA और B बिंदु पर स्पर्श रेखीय वेग VB। ये A बिंदु पर वेग VA, B बिंदु पर वेग VB, ये कुछ इस तरीके से। तो इसके वेलोसिटी वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। जैसे मान लें कि A पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहा है वो VA और B पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहा है ये VB। चलिए कुछ इस तरीके का इसको हम अलग से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, A से B पॉइंट तक जाते जाते कुछ न कुछ वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, तो हम मानते हैं जो कुछ भी वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा वो डेल्टा भी रहा होगा। तो देखेंगे यहाँ दोनों के रेडियस के बीच अगर थीटा एंगल है तो यहाँ भी दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच यानी VA और VB जितना रेडियस के बीच एंगल है उतना ही ये टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। चूँकि रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई दो रेडियस आपस में थीटा एंगल बना रहा तो इन दोनों का टेंजेंट भी आपस में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो दो रेडियस के बीच का एंगल, तो वही जो दो रेडियस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों वेक्टर के बीच का भी एंगल, टेंजेंट के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। अच्छा देखेंगे, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R, PQR। तो अगर हम देखना चाहें डेल्टा थीटा, अच्छा इसमें हम लिमिटिंग टाइम के लिए लेंगे फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल यानी काफ़ी कम समय अंतराल की बात करें तो A पॉइंट और B पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कम समय अंतराल, चूँकि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करने का टाइम मिलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगा नहीं, एक्सेलरेशन चाहे जितना भी हो। तो A से B पॉइंट, अगर A और B पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल काफ़ी कम हो तो वेलोसिटी एट पॉइंट A इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट B हो जाएगा। तब हम देखना चाहेंगे तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा देखेंगे, स्मॉल इंटरवल के लिए ये जो चाप की लंबाई है दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये आर्क काफ़ी छोटा हो तो ये जो चाप की लंबाई है और दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये काफ़ी मैचेबल होगा, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। ये चाप अगर बड़ा है तब जाके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी और चाप की लंबाई में अंतर आता है। तो फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल अगर हम देखना चाहें तो चाप QR जो है ये QR के बराबर होगा।
फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ये चाप क्यू आर यानी क्यू से आर के बीच के जो ये चाप की लंबाई है ये क्यू आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में तो डेल्टा थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई तो डेल्टा भी, अब बटे या त्रिज्या होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एट पॉइंट ए वेलोसिटी एट पॉइंट बी ये दोनों बराबर होगा, इसको हम भी मान लेंगे। माना क्यों, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चाप की लंबाई यानी क्यू आर, आर्क लेंथ क्यू आर जो है ये क्यू आर के बराबर होगा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, त्रिज्या वी ए और वी बी के बराबर भी आ गया, क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल ही छोटा था। ए पॉइंट का वेलोसिटी लगभग बी पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर होगा। अब दोनों डेल्टा टी से आप विभाजित कर दें, हम लिख भी देंगे दोनों ओर डेल्टा टी से विभाजित करने पर। तो लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्यों लगा, क्योंकि ये स्मॉल टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी ये 1/v, और ये डेल्टा यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या अप्रोचेज टू जीरो, इसको एरो के चिन्ह को टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो है तो नहीं, लेकिन जीरो के काफ़ी करीब है। तो ये डेल्टा भी अपन डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू 1/v, और डेल्टा भी बटे डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी भी बटे डी टी, क्योंकि डी भी बटे डी टी ये क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी भी का मतलब वेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइडेड, मतलब वेग में परिवर्तन का दर ये क्या कहलाता है, त्वरण। और यहाँ डी थीटा बटे डी टी, तो डी थीटा का मतलब थीटा में परिवर्तन यानी कोण में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड मतलब कोण में परिवर्तन प्रत्येकांक समय में, तो इसको क्या कहते हैं, ये ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v और ए, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा इंटू भी, और भी बराबर हमने कहा है ओमेगा आर होता, तो ओमेगा इक्वल टू वी बटे आर लिख सकते। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू वी बटे आर इंटू भी, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर, ये एक्सेलरेशन है। ए इक्वल क्या होगा, वी स्क्वायर बटे आर, और चूँकि भी बराबर ओमेगा आर होता है तो ए इक्वल टू ये ओमेगा आर इसका स्क्वायर अब बटे आर, तो ये ए बराबर होता ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ए बराबर क्या होता, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर और ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, अभिकेंद्र बल की बात करें, अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्र बल की बात करें तो बल F बराबर होता है m में, चूँकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल लेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, तो वी स्क्वायर बटे आर, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बटे आर, mv स्क्वायर बटे आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और mv स्क्वायर बटे आर, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम अगर चाहें तो इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो एफ सी इक्वल टू एम इंटू ए सी, तो एम और ये आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये एफ सी कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, ये भी अभिकेंद्र बल है। तो चलिए ये अभिकेंद्र बल का मान कितना आएगा हमने बताया, डेरिवेशन के तौर पे ये कैलकुलस मेथड से हमने प्रूव भी किया। तो जब कभी भी केंद्र की ओर, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पथ पर मूव करेगा, चाहे वो वृत्ताकार पथ जैसा भी हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशंस हो या वर्टिकल सर्कुलर मोशंस हो, तो निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, जो कि किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बटे आर। तो इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से भी कुछ एक सवाल आता है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए हम डेरिवेशन से एक निकाल देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जैसे रस्सी में या किसी धागे के अंतिम छोर पर एक किसी वस्तु को या पत्थर को बांध देगा और हॉरिजॉन में इसको वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। तो हॉरिजॉन में अगर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो रस्सी में एक तनाव उत्पन्न होता है, जो उसको केंद्र की ओर खींचने का काम करेगा वस्तु को। तो उसी तनाव की वजह से वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहेगा। तो हमने आपको कहा है
जब कभी भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो निश्चित रूप से उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। तो अभिकेंद्र बल कितना लगेगा, इस बात के लिए आपको डेरिवेशंस निकालना है। अभिकेंद्र बल कितना होगा, तो मान लेते हैं कि एक क्षैतिज वृत्ताकार गति की अगर हम बात करें, क्षैतिज वृत्ताकार गति, तो क्षैतिज वृत्ताकार गति, तो ये T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। ये T क्या, तनाव। जैसे मान लीजिए किसी रस्सी को वृत्ताकार पथ से हम घुमा दें, तो ये एक ओरिजिन है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये r है, और इस पे जो वेलोसिटी है ये v है, और वस्तु का जो द्रव्यमान है ये m है। तो इस पे तनाव जो लगेगा ये T, तो T इक्वल टू क्या होगा, mv²/r। m क्या, तो वस्तु का द्रव्यमान, जहाँ m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या, तो रेखीय वेग, और r क्या, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। कई बार बोलेगा 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा दें सो डैट की रस्सी टूटे नहीं, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा दें, तो v बराबर ω/r आप लगा सकते हो, और ω/r तो T इक्वल टू हो जाएगा mr²। चूँकि v को ω/r रखेंगे तो ω/r का होल स्क्वायर/r, तो ये कट फट के ω/r²। अच्छा, ओमेगा को भी अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t लिख सकते हैं, और 1/t, तो 1/t क्या, t क्या, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, और एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन 1 सेकेंड में जितना, जैसे मान लीजिए t सेकेंड में 1 चक्कर लगाया, तो इकाई सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, तो 1/t, इसी को आवृत्ति कहते हैं। तो ये आवृत्ति कितना हो गया, तो 2πν, तो t इक्वल टू ये mr², तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πν², तो ये कितना हो जाएगा 4π² mr ये ν², 4π² mr ये ν²। तो ये न्यू आवृत्ति क्या, तो 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, तो ये 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएं सो डैट की रस्सी नहीं टूटे। तो ये इस तरीके का आप सवाल बना सकते हैं। या कई बार पूछेगा वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं तो रस्सी में तनाव कितना उत्पन्न होगा, तो तनाव भी यहाँ से निकाला जा सकता। तो चलिए, ये था क्षैतिज वृत्ताकार गति। जब कभी भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो निश्चित रूप से केंद्र की ओर एक बल लगेगा। केंद्र की ओर जो बल लगता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं, और उसका मान आएगा mv²/r। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, तो जब केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उसका भी फार्मूला जो है F बराबर mv²/r ही आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो केंद्र के अंदर की ओर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ फेंकाता है। तो चलिए, अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए कैलकुलेशन कर लें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, उदग्र वृत्ताकार गति। ये क्या, तो उदग्र वृत्ताकार गति। तो उदग्र वृत्ताकार गति की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो उदग्र वृत्ताकार गति की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो टावर वाला झूला जो आप लोग देखे होंगे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो जैसे वाल घड़ी, हाँ, दीवार घड़ी में भी जो सुई होता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल होगा, चूँकि अप एंड डाउन जाता। तो इस तरीके का और भी एग्जाम्पल आप देख सकें। जैसे कई बार रस्सी में पत्थर बांध के भी हम वर्टिकल यानी क्षैतिज में, क्षैतिज का मतलब ये है कि धरातल से लंबवत तल में, धरातल से लंबवत तल में चक्कर लगाते हैं। हाँ, जैसे सीलिंग फैन, सीलिंग फैन जो चक्कर लगाता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन जो स्टैंड फैन होता है, स्टैंड फैन का जो चक्कर लगता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। वो क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। अब हम बात करते हैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये मान लो एक वर्टिकली ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये पॉइंट
ABCD इस तरीके से, ये मान लीजिए कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको ओरिजिन आप कहते हैं, और ये पत्थर में बांध करके किसी M नाम के ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चक्कर लगवा रहे हैं। तो ये M नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ये क्या होगा, mg, और इसमें जो तनाव होगा ये इधर, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये क्या होगा, थीटा। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg है। अगर रेडियस के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये mg cos थीटा। अगर टेंजेंट के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है। चूँकि टेंजेंट और रेडियस यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होता, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट जो इस साइड आएगा ये mg sin थीटा आएगा। अभी देखिए FBD से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन क्या लिखाएगा, सिंस t इक्वल टू, देखेंगे टेंशन चूँकि रस्सी अपने अंदर की तरफ खींचेगा, इस पॉइंट का नाम हम A कर सकते हैं, इस पॉइंट का नाम B कर सकते हैं, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे इसमें जो सवाल जनरली पूछा जाता है, इस अलग अलग पॉइंट पे टेंशन, वेलोसिटी, मैक्सिमम, यही सवाल पूछा जाता है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। तो अभी जो FBD हम खींच रहे हैं कि ये टेंशन जो है ये अंदर की तरफ लगेगा, ये mg cos थीटा का जो कंपोनेंट है ये बाहर की तरफ खींचेगा। तो अंदर वाले फोर्स में से बाहर वाले फोर्स को घटा दिया गया। इसके बावजूद भी केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, जो केंद्र की ओर फोर्स लगेगा कितना, तो ये mv²/r, ये इस तरीके से। तो चलिए ये एक जनरल इक्वेशन हुआ जिसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। लेकिन इसी को अगर हम अलग अलग पॉइंट पे ले जाएंगे तो याद रखेंगे, जैसे ही ये पॉइंट A पे आएगा तो थीटा जो है 0 हो जाएगा और वेलोसिटी जो है A पॉइंट का हो जाएगा। इसको हम बढ़ा के B पॉइंट पे ले जाएंगे तो थीटा जो है 90 जो हो जाएगा और वेलोसिटी जो है B पॉइंट का हो जाएगा। इसको बढ़ा के हम C पॉइंट पे ले जाएंगे तो थीटा जो है 180 हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी एट पॉइंट C हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 4 पॉइंट A। अगर पॉइंट A के लिए कैलकुलेशन करेंगे 4 पॉइंट A, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। तो टेंशन अब माइनस mg cos 0, तो cos 0 कितना, तो 1। तो ये mv²/r, तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू कितना होगा, ये mv। अच्छा देखिए A पॉइंट पे गए तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो वेलोसिटी भी किस पॉइंट पे हो गया, A पॉइंट पे। तो हम वेलोसिटी एट पॉइंट A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये टेंशन, अच्छा टेंशन भी किस पॉइंट, क्योंकि थीटा 0 करने पे तो ये A पॉइंट पे आया, तो टेंशन भी किस पॉइंट का हो जाएगा, A पॉइंट का। टेंशन भी A पॉइंट का, तो टेंशन एट पॉइंट A इक्वल टू क्या होगा, ये mg प्लस mva²/r। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसी तरीके से C पॉइंट की अगर हम बात करें, 4 पॉइंट C। अच्छा एक बात करेंगे, जो कैलकुलेशन पॉइंट C, सॉरी, जो कैलकुलेशन फॉर पॉइंट B के लिए होगा वही कैलकुलेशन फॉर पॉइंट D के लिए होगा। क्यों, क्योंकि इधर जाएंगे थीटा 90, इधर भी जाएंगे थीटा 90, या नहीं तो इधर से ही घूमते जाओ तो थीटा 90 मतलब cos 90 का जो वैल्यू होता है वही cos 270। D पर जाएंगे तो एंगल कितना होगा, 270। जो 90 डिग्री के लिए वैल्यू होता है cos का, वही 270 के लिए भी आएगा। तो 4 पॉइंट D, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टेंशन भी किस पॉइंट का हो जाएगा, B पॉइंट का। तो B के बदले D भी लिख सकते हो, mg, अच्छा माइनस ये T माइनस mg, ये cos 90, तो cos 90 ये m VB का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा, r। तो ये टेंशन एट पॉइंट B माइनस mg, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो m VB²/r। तो टेंशन एट पॉइंट B जो है ये m VB² क्या हो जाएगा यार, तो ये m VB²/r। तो जो B पॉइंट पे टेंशन आया सेम वही टेंशन D पॉइंट पे भी आया, तो टेंशन एट पॉइंट D भी m VD²/r लिख सकते हैं। अब हम फॉर कैलकुलेशन 4 पॉइंट C की अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट C पॉइंट की अगर हम बात करें तो थीटा जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो टेंशन एट पॉइंट C माइनस mg, चूँकि थीटा जैसे 180 करेंगे तो टेंशन C पॉइंट का हो जाएगा माइनस
एम जी कॉस 180, एम जी कॉस 180 इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर अब बटे आर। तो टेंशन एट पॉइंट सी, तो एम जी कॉस 180 का वैल्यू कितना -1, तो एम वी सी का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा आर, तो -1 इंटू -1 तो प्लस, तो एम वी सी स्क्वायर बटे आर। लेकिन होता क्या है कि टेंशन जो है एट पॉइंट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम 0 हो जाएगा या नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर हम टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजीशन लें 0 ले लें, तो ये एम जी इक्वल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी का इसका मतलब सबसे कम जो टेंशन होगा वो 0 टेंशन होगा। क्यों टेंशन यहाँ 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे लटक रहा था, ऑब्जेक्ट जैसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा तो रस्सी पे वो अपना भार सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि रस्सी के ऊपर खुद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है रस्सी पे भार आरोपित नहीं करेगा, तो इसलिए टेंशन इस पॉइंट पे 0 हो सकता है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता, तो वेलोसिटी की वजह से, तो एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी आर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट थी अंडर रूट जी आर। तो ये सी पॉइंट पे जैसे ही वेलोसिटी आया तो हम तो चूँकि टॉप मोस्ट अच्छा सी पॉइंट पे टेंशन 0 आ गया और वेलोसिटी भी क्या आ गया रूट अंडर जी आर। अगर हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करना चाहें कि बी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे कितना होगा वेलोसिटी, तब हम एनर्जी कंजर्वेशन से पुनः डेरिवेशंस करेंगे। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि ए पॉइंट का कुल ऊर्जा बी पॉइंट के कुल ऊर्जा के बराबर होगा और उतना ही ऊर्जा सी पॉइंट पे भी होगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना, तो टोटल एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट का और पोटेंशियल एनर्जी भी सी पॉइंट का, तो काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ए पॉइंट का ये भी ए पॉइंट का। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 2r, कितना, तो 2r एम जी एच, तो हाइट एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस ये एम जी, ए पॉइंट का हाइट कितना एट पॉइंट ए, देखेंगे सी पॉइंट का जो हाइट है ये 2r के बराबर, लेकिन ए पॉइंट का जो हाइट है ये 0 होगा, क्योंकि जहाँ से हम हाइट मेजर करना स्टार्ट करेंगे वहीं माप आएगा। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर का वैल्यू ये जी आर प्लस एम जी एच, तो एच कितना, तो 2r, ये हाफ एम वी ए स्क्वायर और ये एम जी गुना 0। तो चूँकि ए पॉइंट का हाइट 0 है, ए पॉइंट का हाइट क्या होगा 0 होगा, तो ये हाफ एम जी आर प्लस 2 एम जी आर, तो हाफ मतलब 2 प्लस हाफ तो 2.5, तो 5/2 एम जी आर और ये हाफ एम वी ए का स्क्वायर, तो एम से एम क्या होगा कैंसिल, हाफ साफ कैंसिल, तो वी ए स्क्वायर इक्वल टू 5 जी आर। तो वी ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो रूट अंडर 5 जी आर, रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 जी आर। जैसे ही वेलोसिटी एट पॉइंट ए आया तो आप टेंशन एट पॉइंट ए भी निकाल सकते थे। तो टेंशन एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या था, टेंशन एट पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो ये था एम वी ए स्क्वायर बटे आर प्लस एम जी, तो एम वी ए तो ये 5 एम जी आएगा प्लस एम जी, तो टोटल जो है ये 6 एम जी होगा। टोटल कितना हो जाएगा, टेंशन एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो ये 6 एम जी आएगा।
इसी तरीके से हम बी पॉइंट के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते थे कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। एक्चुअल में जो बी पॉइंट के लिए टेंशन आएगा वही टेंशन डी पॉइंट के लिए भी आएगा, और जो वेलोसिटी बी पॉइंट के लिए आएगा वही वेलोसिटी डी पॉइंट के लिए आएगा। तो अगेन पुनः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से पुनः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे बात करेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी हाइट एट पॉइंट बी इक्वल टू हाफ एम वी ए का स्क्वायर। तो ए पॉइंट का स्क्वायर हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट कितना, तो एम जी हाइट ऑफ पॉइंट ए। चूँकि बी पॉइंट का वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो लेकिन हाइट ऑफ पॉइंट बी कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये निश्चित रूप से रेडियस के बराबर होगा। तो एम जी आर और ये हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो वी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 5 GR और एम जी एच ऑफ पॉइंट ए। तो हाइट पुनः ये क्या हो जाएगा, एम जी ये जीरो ही हो गया। तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, ये 5/2 mgr 5/2 mgr। तो 1 mgr उधर जाके घटेगा, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgr माइनस एम जी आर। तो ये 3/2 mgr। तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 mgr। तो एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू 3gr। तो वी बी इक्वल टू √3gr। तो जो बी पॉइंट का वेलोसिटी आया सेम इसी प्रकार से डी पॉइंट का भी वेलोसिटी आ जाएगा। अगर हम बात करें कि टेंशन एट पॉइंट बी कितना होगा, तो चूँकि टेंशन एट पॉइंट बी जो आया था ये एम वी बी स्क्वायर बटे आर आया था। तो टेंशन एट पॉइंट बी तो एम वी बी स्क्वायर बटे आर। तो आप देखेंगे कि चूँकि एम जी कॉस 90 होने की वजह से एम जी कॉस 90 वो 0 हो गया था। तो एम जी वी बी स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर, तो 3gr। तो आर सार कितना हो जाएगा, थे कैंसिल। तो ये टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू ये 3mg। तो टेंशन एट पॉइंट बी 3mg हो गया। तो टेंशन एट पॉइंट बी भी डी भी ये 3mg हो जाएगा। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब पुनः अगले दिन हम बात करेंगे। धन्यवाद।